शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी बड़ी दीदी। आइए सुनते हैं इसका 7वां भाग। कलकत्ता के मकान में अब ब्रजबाबू के स्थान पर शिवचंद्र मालिक हैं और माधवी के स्थान पर अब नई बहू घर की मालिक है। माधवी अब भी वही है। भाई शिवचंद्र स्नेह और आदर करता है, लेकिन अब माधवी का वहां रहने को जी नहीं चाहता। घर के दास दासी मुंशी गुमाश्ते अब भी बड़ी दीदी कहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि संदूक की चाबी अब किसी और के हाथ में चली गई है। लेकिन यह बात नहीं कि शिवचंद्र की पत्नी किसी बात में माधवी का निरादर या अवज्ञा करती है। फिर भी वह ऐसा भाव प्रकट करने लगती है जिससे माधवी अच्छी तरह समझ ले कि अब बिना इस नई स्त्री की अनुमति और परामर्श के उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उस समय पिता का राज्य था, अब भाई का राज्य है, इसलिए कुछ अंतर भी पड़ गया है। पहले उसका सम्मान भी होता था और वह जो भी चाहती थी वही होता था, लेकिन अब केवल आदर है, जिद नहीं है। पहले पिता के कारण सब कुछ वही थी, लेकिन अब वह केवल आत्मियों और कुटुंबियों की श्रेणी में आकर रह गई। इस पर यदि कोई यह कहे कि हम शिवचंद्र अथवा उसकी पत्नी को दोषी ठहरा रहे हैं और सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उसकी निंदा करते हैं, तो वह हमारे अभिप्राय को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे। संसार का जो नियम है और आज तक जो रीति नीति बराबर चली आ रही है, हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। माधवी का भाग्य फूट गया है। अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है जिसे वह अपना कह सके। केवल इसी से कोई अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगा? यह बात कोई नहीं जानता कि पति की चीज पर स्त्री का अधिकार होता है, लेकिन वह माधवी की कौन होती है? दूसरे के लिए वह अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगी? माधवी सब कुछ समझती है। बहू जिस समय छोटी थी और ब्रजबाबू जीवित थे, उस समय माधवी की नजर में प्रमिला और बहू में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अब सब बातों में अंतर है। वह सदा से अभिमानिनी है, इसलिए वह सबसे नीचे है। उसमें बात सहने का सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं कहती। जहाँ उसका कोई जोर नहीं है, वहाँ सिर ऊंचा करके खड़े होने से उसका सिर कट जाता है। जब उसके मन में दुख होता है, तब वह चुपचाप सह लेती है। शिवचंद्र से भी कुछ नहीं कहती। स्नेह की दुहाई देना उसकी आदत नहीं है। केवल इसी आत्मीयता के भरोसे अपना अधिकार जताने में उसे लज्जा आती है। साधारण स्त्रियों की तरह लड़ाई झगड़ा करने से उसे कितनी घृणा है, केवल वही जानती है। एक दिन उसने शिवचंद्र को बुलाकर कहा, भैया, मैं ससुराल जाऊंगी। शिवचंद्र चकित हो गया। यह क्या माधवी, वहां तो कोई नहीं है। माधवी ने मृत स्वामी का उल्लेख करके कहा, उनका छोटा भांजा काशी में ननंद के पास है, उसी के साथ गोला गांव में मजे से रह लूंगी। पावना जिले के गोला गांव में माधवी की ससुराल थी। शिवचंद्र ने कुछ हंसकर कहा, भला यह भी कहीं हो सकता है? वहां तुम्हें बहुत कष्ट होगा। कष्ट क्यों होने लगा? वहां का मकान तो अभी तक गिरा नहीं है। 10-5 बीघा जमीन भी है। क्या इतने में एक विधवा का गुजारा नहीं हो सकता? गुजारे की बात नहीं है, रुपए की भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन माधवी, तुम्हें वहां बहुत ही कष्ट होगा। नहीं भैया, कुछ कष्ट नहीं होगा। शिवचंद्र ने कुछ सोचकर कहा, बहन, आखिर तुम क्यों जा रही हो? मुझे सारी बात साफ साफ बता दो, मैं सारा झगड़ा मिटाए देता हूँ। शायद शिवचंद्र ने अपनी पत्नी से अपनी बहन के विरुद्ध कुछ बातें सुनी होंगी। वही बातें शायद इस समय उसे याद आ गईं। लज्जा से माधवी का मुख लाल पड़ गया। वह बोली, भैया, यह क्या समझ रहे हो कि मैं लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे घर से जा रही हूँ? शिवचंद्र स्वयं भी लज्जित हो गया। जल्दी से बोला, नहीं नहीं, यह बात नहीं है, लेकिन यह घर सदा ही तुम्हारा है, फिर आज क्यों जाना चाहती हो?
एक साथ उन दोनों को अपने स्नेहमय पिता की याद आ गई। दोनों की आंखें भर आईं। आंखें पोंछकर माधवी ने कहा, मैं फिर आऊंगी। जब तुम्हारे बेटे का यज्ञोपवीत हो तब ले आना। इस समय मैं जाती हूँ। वह तो 8-10 बरस बाद की बात है। अगर तब तक जिंदा रही तो अवश्य आऊंगी। माधवी किसी भी तरह वहां रहने के लिए राजी नहीं हुई और जाने की तैयारी करने लगी। उसने नई बहू को घर गृहस्थी की सारी बातें समझा दी। दास दासियों को बुलाकर आशीर्वाद दिया। चलने के दिन आंखों में आंसू भरकर शिवचंद्र ने कहा, माधवी, तुम्हारे भैया ने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। कैसी बातें कहते हो भैया? माधवी बोली, सो नहीं, यदि किसी अशुभ क्षण में किसी दिन असावधानी से कोई बात। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहती हो? हाँ, सच कहती हूँ। तो फिर जाओ। तुम्हें अपने घर जाने से मैं मना नहीं करूंगा। जहां तुम्हें अच्छा लगे वहीं रहो, लेकिन समाचार भेजती रहना। माधवी ने पहले काशी जाकर अपने भांजे को साथ लिया और फिर उसका हाथ थामे गोला गांव में पहुंचकर लंबे 7 वर्षों के बाद अपने पति के मकान में प्रवेश किया। गोला गांव के चटर्जी महाशय घोर विपत्ति में पड़ गए। उनमें और योगेंद्रनाथ के पिता में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। इसलिए मरते समय योगेंद्रनाथ के जीवन काल में ही वही जमीन की देख रेख करते थे। योगेंद्र उसकी कुछ अधिक खोज खबर नहीं लेते थे। उनके ससुर के पास ढेरों रुपया था, लेकिन पिता की छोड़ी हुई इस मामूली संपत्ति पर उनकी नजर ही नहीं पड़ती थी। उनकी मृत्यु के बाद चटर्जी महाशय बहुत ही न्यायपूर्ण अधिकार बिना किसी बाधा के उस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। अब इतने वर्षों बाद विधवा माधवी ने आकर उनकी व्यवस्थित बनी बनाई गृहस्थी में भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया। चटर्जी महाशय को माधवी का यह हस्तक्षेप बहुत ही अखरा और यह बात भी स्पष्ट रूप से उनकी समझ में आ गई कि माधवी ने केवल ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया है। वह बहुत ही नाराज होकर आए और बोले, देखो बहू, तुम्हारी जो 2 बीघा जमीन थी उसकी 10 साल की मालगुजारी ब्याज समेत 100 रुपए बाकी है। उसके ना देने से तुम्हारी जमीन के नीलाम होने की नौबत आ गई है। माधवी ने अपने भांजे संतोष कुमार के द्वारा कहला दिया कि रुपए की चिंता नहीं, और साथ ही उसने 100 रुपए भी तत्काल भेज दिए। वह रुपए चटर्जी महाशय ने अपने काम में खर्च कर लिए, लेकिन माधवी इस तरह सहज में छोड़ने वाली नहीं थी। उसने संतोष को भेजकर कहलवाया कि केवल 2 बीघे जमीन पर ही निर्भर रहकर मेरे स्वर्गीय ससुर का जीवन निर्वाह नहीं होता था, इसलिए बाकी की जो जमीन जायदाद है वह कहाँ और किसके पास है। चटर्जी महाशय के क्रोध की सीमा ना रही। स्वयं आकर बोले, वह सारी जमीन बिका गई, कुछ बंदोबस्त में चली गई। 8-8, 10-10 साल तक जमींदार की मालगुजारी ना चुकाने पर जमीन भला किस तरह रह सकती थी। माधवी ने कहा, क्या जमीन से कोई आमदनी नहीं होती थी जो मालगुजारी के थोड़े से रुपए नहीं दिए जा सके? और अगर जमीन सचमुच ही बिक गई है तो यह बताइए उसे किसने बेचा और अब वह किसके पास है? यह सब मालूम होने पर उसे निकालने का इंतजाम किया जाए, और उसके कागज पत्र कहाँ हैं? चटर्जी महाशय ने जो उत्तर दिया, माधवी उसे समझ नहीं सकी। पहले तो ब्राह्मण देवता न जाने बहुत देर तक क्या क्या बकते रहे, और फिर सिर पर छाता लगाकर, कमर में राम नामी दुपट्टा बांधकर और अंगोछे में एक धोती लपेटकर जमींदार साहब की लालता गांव वाली कचहरी की ओर चल दिए। इसी लालता गांव में सुरेंद्रनाथ का मकान और मैनेजर मथुरा बाबू का दफ्तर है। ब्राह्मण देवता 8-10 कोस पैदल चलकर सीधे मथुरा बाबू के पास पहुंचे और रोते हुए कहने लगे, दुहाई सरकार की, गरीब ब्राह्मण को अब गली गली भीख मांगकर खाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत से आया करते हैं। मथुरा बाबू ने मुंह फेर कर पूछा, क्या हुआ?
भैया मेरी रक्षा करो, आखिर हुआ क्या? विधु चटर्जी ने माधवी के दिए 100 रुपए दक्षिणा के रूप में मथुरा बाबू के हाथ पर रखकर कहा, आप धर्मावतार हैं, अगर आपने मेरी रक्षा न की तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। अच्छा साफ साफ बताओ क्या हुआ है? गोला गांव के रामतनु सांथाल की विधवा पुत्रवधू न जाने कहां से इतने दिन बाद आकर मेरी सारी जमीन पर दखल करना चाहती है। फिर उन्होंने हाथ में जनेऊ लेकर मैनेजर साहब का हाथ जोर से पकड़कर कहा, मैं तो 10 बरस से बराबर सरकारी मालगुजारी देता चला आ रहा हूँ। तुम जमीन जोतते बोते हो तो मालगुजारी नहीं दोगे? दुहाई सरकार की। मथुरा बाबू ने उसका अभिप्राय अच्छी तरह समझ लिया। विधवा को ठगना चाहते हो ना? ब्राह्मण चुपचाप देखता रहा। कितने बीघा जमीन है? 25 बीघे। मथुरा बाबू ने हिसाब लगाकर कहा, कम से कम 3000 रुपए की जमीन हुई। जमींदारी कचहरी में कितनी सलामी दोगे? जो हुक्म होगा वही दूंगा। 300 रुपए। 300 रुपए देकर 3000 का माल लोगे? जाओ, हमसे कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण ने रूखी आंखों से आंसू बहाकर कहा, कितने रुपए का हुक्म होता है? 1000 रुपए दे सकोगे? इसके बाद देर तक दोनों आदमियों में गुपचुप सलाह मशवरा होता रहा। परिणाम यह हुआ कि योगेंद्र नाथ की विधवा पर मालगुजारी और ब्याज मिलाकर 1500 रुपए की नालिश कर दी गई। सम्मन निकला तो सही, लेकिन माधवी के पास नहीं पहुंचा। इसके बाद एक तरफा डिग्री हो गई और 1.5 महीने के बाद माधवी को पता चला कि बाकी मालगुजारी के लिए जमींदार के यहाँ से नीलाम का इश्तेहार निकला और सारी जमीन जायदाद नीलाम हो गई है। माधवी ने अपनी एक पड़ोसिन को बुलाकर कहा, यह क्या? यह बिल्कुल लुटेरों का देश है। क्यों, क्या हुआ? एक आदमी धोखा देकर मेरा सब कुछ हड़प लेना चाहता है और तुम लोगों में से कोई देखता तक नहीं। उसने कहा, भला हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर जमींदार नीलाम कराए तो हम गरीब लोग उसमें क्या कर सकते हैं? खैर, वह तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरा घर नीलाम हो और मुझे खबर तक न हो। कैसे हैं तुम लोगों के जमींदार? तब उस स्त्री ने विस्तार से सारी बातें बताकर कहा, ऐसा अन्यायी और अत्याचारी जमींदार इस देश में पहले कोई नहीं हुआ। इसके बाद उसने न जाने और कितनी ही बातें बताईं। अब तक जितनी भी बातें उसे लोगों के मुंह से मालूम हुई थी, एक एक करके सब खोल दी। माधवी ने डरते डरते पूछा, क्या जमींदार साहब से भेंट करने से काम नहीं निकल सकता? अपने भांजे संतोष कुमार के लिए माधवी यह भी करने को तैयार थी। वह स्त्री उस समय तो कुछ न कह सकी, लेकिन वचन दे गई कि कल अपने लड़के से सारी बातें अच्छी तरह पूछने के बाद बताऊंगी। उसका बहनौत 2-3 बार लालता गांव गया था। जमींदार की बहुत सी बातें जानता था, यहाँ तक कि वह बाग में ठहरी एलोकेशी तक की कहानी सुन आया था। जब मौसी ने जमींदार के साथ रामतनु बाबू की विधवा पुत्रवधू के भेंट करने के बारे में पूछा, तो उसने यथाशक्ति अपने चेहरे को गंभीर बनाकर पूछा, यह विधवा पुत्रवधू की उम्र कितनी है? मौसी ने उत्तर दिया, यही कोई 20-21 बरस की होगी। उसने पूछा, देखने में कैसी है? बिल्कुल परी जैसी है। इस पर उसने एक विशेष प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाकर कहा, हाँ, उनसे भेंट करने से काम तो हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वह आज रात को ही नाव किराए पर लेकर अपने पिता के घर चली जाए। यह क्यों? इसलिए कि तुम कह रही हो कि वह देखने में परी जैसी है। तो इससे क्या? इसी से तो सब कुछ होता है। परी जैसी है इसलिए जमींदार सुरेंद्रनाथ के यहाँ उसकी कुशल नहीं। मौसी ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, तू कैसी बातें करता है? बहनौत ने मुस्कुराकर कहा,
हाँ, यही बात है। देश भर के लोग इस बात को जानते हैं। तब तो उनसे भेंट करना उचित नहीं है। नहीं, किसी भी तरह नहीं। लेकिन उसकी सारी संपत्ति तो चली जाएगी। जब चटर्जी महाशय इस मामले में हैं, तब संपत्ति मिलने की कोई आशा नहीं है। और फिर वह गृहस्थदार की लड़की ठहरी। संपत्ति के साथ क्या उसका धर्म भी चला जाए? दूसरे दिन उस स्त्री ने सारी बातें माधवी को बता दी। सुनकर वह हैरान रह गई। दिन भर जमींदार सुरेंद्रनाथ के बारे में सोचती रही। उसने सोचा, यह नाम तो बहुत ही परिचित है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता। यह नाम तो उसने मन ही मन कितने ही दिनों तक याद किया है। उसे आज पूरे 5 वर्ष हो गए। भूल गई थी उसे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद फिर याद हो आया। स्वप्न और निद्रा में माधवी ने बड़े कष्ट से वह रात बिताई। अनेक बार उसे पुरानी बातें याद आ जाती थीं और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते थे। संतोष कुमार ने उसके मुख की ओर डरते डरते कहा, मामी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। स्वयं माधवी ने भी यह बात कई बार सोची थी, क्योंकि जब यहाँ ठिकाना ही नहीं रहा, तब काशीवास करने के सिवा और कोई उपाय नहीं। उसने संतोष के लिए ही जमींदार से भेंट करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह हो नहीं सकता। मोहल्ले टोले के और अड़ोसी पड़ोसी मना कर रहे हैं। इसके सिवा वह चाहे जहां जाकर रहे। अब एक नया बखेड़ा और खड़ा हो गया है। वह है उसका रूप और यौवन। माधवी सोचने लगी, मेरा भाग्य भी कैसा फूटा है। यह सारे उपद्रव अभी तक उसके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आज 7 वर्ष हो गए। यह सब बातें उसके ध्यान में ही नहीं आईं, और इन बातों का स्मरण करा देने वाला भी कोई नहीं था। पति की मृत्यु के बाद जब वह अपने पिता के घर चली गई थी, तब सभी ने उसे बड़ी दीदी और माँ कहकर पुकारा था। इन सम्मानपूर्ण संबोधनों ने उसके मन को वृद्ध बना डाला था। कहाँ का रूप और कहाँ का यौवन। जहाँ उसे बड़ी बहन का काम करना पड़ता था और माँ जैसा स्नेह लुटाना पड़ता था, वहाँ क्या यह सब बातें याद रह सकती हैं? याद नहीं थी, लेकिन अब याद हो आई हैं। उसने लज्जा से फीकी हंसी हंसकर कहा, यहाँ के लोग अंधे हैं या जानवर हैं? लेकिन यह माधवी की भूल थी। सभी का मन उसकी तरह 21-22 वर्ष की उम्र में बूढ़ा नहीं हो जाता। 3 दिन बाद जमींदार का एक प्यादा उसके दरवाजे के ठीक सामने आसन जमाकर बैठ गया और पुकार पुकार कर जमींदार सुरेंद्रनाथ की नई कीर्ति के बारे में लोगों को बताने लगा। तब माधवी संतोष का हाथ पकड़कर दासी के साथ नाव पर जा बैठी। नदी घर के पास ही थी। माझी से कहा, सोमरापुर चलना होगा, एक बार प्रमिला को भी देखती चलूं। गोला गांव से 15 कोस दूर सोमरापुर में प्रमिला का विवाह हुआ था। आज 1 वर्ष से वह ससुराल में ही है। शायद फिर वह कलकत्ता जाएगी, लेकिन माधवी उस समय वहां कहाँ रहेगी, इसलिए उससे मिल लेना आवश्यक है। सवेरे सूर्य उदय होते ही माझियों ने नाव खोल दी। धारा के साथ नाव तेजी से बह चली। हवा अनुकूल नहीं थी, इसलिए नाव धीरे धीरे बांसों के बीच से गुजरती, कटीले वृक्षों और झाड़ियों को बचाती, घास पात को ठेलती हुई चलने लगी। संतोष कुमार के आनंद की सीमा नहीं रही। वह नाव की छत पर से हाथ बढ़ाकर वृक्षों की पत्तियां तोड़ने के लिए आतुर हो उठा। माझियों ने कहा, अगर हवा नहीं रुकी तो नाव कल दोपहर तक सोमरापुर नहीं पहुंच सकेगी। आज माधवी का तो एकादशी का व्रत है, लेकिन संतोष कुमार के लिए कहीं नाव बांधकर खाना बनाकर खिलाना होगा। माझियों ने कहा, दिस्ते पाड़ा के बाजार में अगर नाव बांधी जाए तो बहुत सुविधा रहेगा। वहां पर सब चीजें मिल जाती हैं। दासी ने कहा,
अच्छा भैया, ऐसा ही करो जिससे 10-11 बजे तक लड़के को खाना मिल जाए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी बड़ी दीदी का 7वां भाग। अब मिलते हैं अगली कड़ी में बड़ी दीदी के 8वें और 9वें भाग के साथ, अंतिम भाग में। नमस्कार।